यहाँ पे बात कर लेते हैं आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण एक्ट जो अंग्रेजी द्वारा लाए गए थे, जिसका प्रभाव हमारे संविधान पर महत्वपूर्ण रूप से पड़ा है। यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में हम जानेंगे डिटेल से। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में विस्तार से जानेंगे। चार्टर एक्ट 1813, 1833 और 1853 के बारे में भी देखेंगे। इस क्लास में ही हम इसे याद करने का पूरा प्रयास करेंगे और लगभग 90% से 95% याद भी हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्लासी तथा बक्सर युद्ध जीतने के बाद जो कंपनी पहले एक व्यापारिक संस्था थी, बाद में यह कंपनी व्यापारिक संस्था न रहकर राजनैतिक संस्था हो गई। इसका फायदा मात्र ईस्ट इंडिया कंपनी को ही नहीं बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी हो रहा था। जैसे कि एक कंपनी जैसे रिलायंस है, जियो है, कोई भी ऐसी कंपनी है जो बिजनेस के पर्पज से किसी देश में जाती है, बाद में वहां शासन करने लगती है, वो बताया गया है यहाँ पर। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का एकाधिकार दिया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया से व्यापार करने के लिए एकमात्र अधिकार अपने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे रखा था। यह एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मुफ्त में नहीं मिली थी। असल में एक अधिकार के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार को 4 लाख पाउंड कर देती थी कि वहां पर बिजनेस करने के लिए सरकार को जाता था। यहाँ पे देखेंगे 1768 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी वित्तीय हालत काफी खराब हो चुकी थी, दिवालिया होने वाली। ब्रिटिश सरकार को पैसा देना भी बंद कर दिया था। इसके कई कारण है, मुख्य आगे चर्चा करेंगे हम उस बारे में। ब्रिटिश सरकार को लगा कि पैसे आज नहीं तो कल मिलेगा ही। दरअसल भारत को पहले चोर सोने की चिड़िया कहा जाता था और ब्रिटिश को पता था कि यहाँ पर पैसा ही पैसा है, बस इन्वेस्ट करने की जरूरत है। इसलिए उन्होंने थोड़ा मैनेज किया और फाइनेंशियल हालत दिन प्रतिदिन जब खराब होने लगी, एक समय ऐसा आ गया जब ब्रिटिश सरकार से उल्टे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतना कर्ज ले लिया। इसी का फायदा उठाकर ब्रिटिश सरकार ने रेगुलेटिंग एक्ट लाया। इसके ये मुख्य बातें थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को डूबने नहीं देना चाहती थी, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस रिवाइव कराने के लिए, पुनर्जीवित कराने के लिए फैसला लिया। इसलिए पहली बार अधिनियम का सहारा लिया। इससे ब्रिटिश को काफी फायदा हुआ। इससे कंपनी पर सीधा नियंत्रण उनका हो गया। अधिनियम लाने का सरल सा मुख्य उद्देश्य, उनका मेन जो पर्पस था, ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण रखना चाहती थी और नजर रखना चाहती थी। इसी कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट को ब्रिटिश कंपनी पर नियंत्रण रखने का एक सुनहरा अवसर मिल गया, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रूप में थी। यहाँ पे देख लेते हैं कंपनी के दिवालिया कंगाल होने का कारण जो था, उसके 3 मुख्य कारण थे। पहला कारण जो था, 1969 में भयंकर सूखा पड़ा बंगाल में। इसके बारे में आप जानते ही होंगे, काफी बड़ा अकाल था। बंगाल में बहुत कम बारिश हुई थी उस समय। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की जनता पर टैक्स भी थोप दिया था। लगभग एक तिहाई जनसंख्या जो थी वो खत्म हो गई थी इस अकाल के दौरान। इसके बावजूद ब्रिटिश ने और ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्स में कोई कमी नहीं की और टैक्स को जब बल्कि और बढ़ा दिया। कंपनी की दिवालिया होने के कारण पर दूसरा कारण यह है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, टैक्स बढ़ा दिया फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर इसका बुरा असर पड़ा और घटना ने कंपनी को नुकसान की तरफ धकेल दिया था। दूसरा कारण जो है, पहला मैसूर युद्ध। ईस्ट इंडिया कंपनी हैदर अली के बीच हुआ युद्ध 1767 से 1769 तक चला। इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला और इनका काफी पैसा भी उस युद्ध को लड़ते लड़ते खत्म हो गया। यह युद्ध लगभग 3 साल तक चला था। इससे ही ये भी एक मुख्य कारण है जिसके कारण कंपनी को आर्थिक संकट झेलना पड़ा। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण था, भ्रष्टाचार, करप्शन। कंपनी के अधिकारी, कंपनी के अंग्रेज कर्मचारी खूब भ्रष्टाचार कर रहे थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उच्च अधिकारी काफी मालामाल हो गए थे। वो पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी न जाकर वो खुद पर्सनल लेने लगे और असीमित रिश्वत और भ्रष्टाचार से कंपनी एकदम कंगाली के कगार पर पहुंच गई, जिसके लिए एक एक्ट लाना काफी जरूरत हो गया। यहाँ पर इसकी विशेषताएं देखते हैं 1773 एक्ट की।
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा यह पहला कदम था, यह पहला एक्ट था जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। अब जो पार्लियामेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट था उसके द्वारा सीधे इस पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया था। यहाँ पे देखते हैं, इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले 3 जगह के गवर्नर थे, मद्रास के थे, बंगाल के थे और बंबई के। तीनों अलग अलग स्वतंत्र अपने कार्यों में स्वतंत्र थे एक दूसरे से, लेकिन अब बंगाल को ऊपर कर दिया गया, इनके अधीन दोनों को कर दिया गया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को उसके अधीन कार्य करना पड़ता था। यहाँ पर इनके ऊपर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बैठाया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट से नियुक्त हुआ करते थे या चुने जाते थे। इनकी संख्या 24 थी, जिसके अधीन बंगाल का गवर्नर जनरल काम करता था और इसके अधीन मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरल थे। यहाँ पर बंगाल के गवर्नर जनरल को 4 सदस्यीय एक समिति से राय लेना पड़ता था। किसी भी चीज के फैसले को लेकर यहाँ पर बहुमत से फैसला लिया जाता था। 4 समिति थी और इसमें प्लस एक बंगाल का गवर्नर जनरल, टोटल 5 संख्या थी इनकी। इस एक्ट कानून के द्वारा कंपनी के संचालकों की संख्या 24 निश्चित की गई और व्यवस्था की गई 1/4 संचालक प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे। उनके स्तर पर नए सदस्य निश्चित होंगे। बंगाल के लिए गवर्नर जनरल की व्यवस्था की गई। उनके कार्यों की सहायता के लिए 4 सदस्यों की समिति काउंसिल का निर्माण किया गया। यहाँ पर नोट करने वाली बात है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल जो थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। बंबई तथा मद्रास के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए, यानी इनके नीचे बंबई और मद्रास के गवर्नर जनरल कार्य करेंगे। राज्यों से संधि और युद्ध करने के मामले में गवर्नर जनरल तथा उनकी समिति पर स्वीकृति लेना आवश्यक था। यानी किसी भी गवर्नर जनरल को अगर किसी भी राज्य से संधि या युद्ध करने का कोई भी निर्णय लेना था तो एक बार इनसे बंगाल के गवर्नर जनरल से परमिशन लेनी पड़ती थी। चौथा पॉइंट है, 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट की पहली स्थापना जब हुई थी 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ये सबसे ऊंचा न्यायालय, उस समय भारत का सबसे ऊंचा न्यायालय था और इसके विरुद्ध अगर यहाँ पे कोई केस हार जाता है या इसके विरुद्ध कोई अपील करना होता है तो इंग्लैंड में इसके विरुद्ध अपील करने के लिए जाना पड़ता था। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे एलिजा इम्पे पहले मुख्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों में भेंट लेने और उपहार लेने पर निषेध कर दिया गया। भ्रष्टाचार को रोकने का एक तरीका बहुत अच्छा था। इसमें किसी भी भेंट लेने या उपहार लेने या किसी भी नवाब से या किसी देसी राजा से उपहार लेना निषेध कर दिया गया था। अब कंपनी को भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया। यहाँ पर राजस्व, जितनी भी राजस्व थी नागरिकों के प्रति और सैन्य मामले जितने थे, इसकी जानकारी सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ता था। इसके दोष देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के मुख्य दोष थे। इस एक्ट का मुख्य दोष यह था, गवर्नर जनरल को काउंसिल के अनुसार कार्य करना पड़ता था। जो 4 काउंसिल मिली थी गवर्नर जनरल को, उनसे पूछकर या बहुमत से वोटिंग होती थी, कार्य करना पड़ता था। इसे निष्क्रिय हो गया, गवर्नर जनरल के पावर थोड़े कम से हो गए। दूसरा मुख्य दोष था, गवर्नर जनरल और मद्रास और बंबई गवर्नर जनरलों का संबंध दोषपूर्ण था। जबकि तीनों एक ही रैंक के अधिकारी हुआ करते थे, बंबई के, मद्रास के और बंगाल के। लेकिन मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरलों का इन पर नियंत्रण, बंगाल के गवर्नर जनरल का मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरल पर नियंत्रण, इससे इनके संबंध दोषपूर्ण हो गए। मद्रास और बंबई के गवर्नरों पर बंगाल का नियंत्रण था और वह भी स्पष्ट नहीं था। वे बिना की उसकी अनुमति के देशी राज्यों से युद्ध और संधि नहीं कर सकते थे। इसका बहुत बड़ा दोष यह था, सबसे मेन दोष था गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के साथ सुप्रीम कोर्ट का संबंध। यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी सर्वोच्च सत्ता थी और यहाँ गवर्नर जनरल को भी काफी पावर दिया गया था। इन दोनों के अधिकार क्षेत्र में हमेशा कोलैप्स होता था, दोनों स्पष्ट नहीं थे इस एक्ट के अनुसार। चौथा दोष है, जो सुप्रीम कोर्ट को न्याय संबंधी मामलों में इंग्लैंड के नियमों का अनुसरण करना पड़ता था, जो इस देश के लिए अनुपयुक्त थे। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र सुस्पष्ट नहीं था। पांचवा जो है, कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर नियंत्रण लगाया गया था।
परंतु उसकी आय में वृद्धि नहीं की गई। आमदनी बढ़ने के लिए अन्य उपाय सोचने लगे, फलतः भ्रष्टाचार घूसखोरी बहुत बढ़ गई थी। यहाँ पर कर्मचारियों के व्यापार पर, पर्सनल व्यापार पर, भेंट लेने पर नियंत्रण तो किया गया, पर उनकी सैलरी नहीं बढ़ी, वो पहले समान ही रही, जिसके लिए उन्होंने अलग उपाय सोचा। सन 1784 में रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के समय संसद में एक एक्ट पारित किया गया। इसके लिए इसे पिट्स इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसको आप जोड़ के रख सकते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, यानी इसमें जो कमियां रह गई थी उसको दूर किया गया पिट्स इंडिया 1784 से। दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। इस कंपनी में राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। अब इसमें आप देख सकते हैं राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्यों को अलग करने का प्रयास किया गया और दो अलग बॉडी दी गई। पहली थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरी थी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्य होते थे जो व्यापारिक मामले बस देखते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर माने व्यापारिक मामले बस देखते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल से आप समझ सकते हैं राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसकी संख्या 6 थी, ये बस राजनीतिक मामले देखा करते थे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई। जो 1773 में 4 लोगों की बॉडी, 4 सदस्य निकाय जो गवर्नर जनरल को राय देने के लिए रखी गई थी, उसकी संख्या 3 कर दी गई 1784 में। 1781 ईस्वी के अनुसार सुधार एक्ट द्वारा यह व्यवस्था की गई, गवर्नर जनरल अपने निर्णय को रद्द कर सकता है। गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिलिंग को आज्ञा दी गई कि बिना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की आज्ञा के किसी शक्ति से युद्ध या संधि ना करे, जब तक कि वह कार्य अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक न हो। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अध्ययन क्षेत्र को पहले ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश सरकार को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य और उसके प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। पांचवा फैक्ट जो है, यह एक्ट कंपनी के शासन का आधार स्तंभ बना रहा। इसके द्वारा कंपनी का शासन संबंधी कार्य ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गया। अब भारत से कमाई हुई दौलत कुछ ही जेबों में न जाकर इंग्लैंड के राष्ट्रीय बजट का अंग बन गई। यह इनका सबसे महत्वपूर्ण अंग वो था, कार्य था, जिसके कारण अब लोगों की जेब में न जाकर, भ्रष्टाचार न होकर सीधे इंग्लैंड पहुंचता था। 1813 के बारे में देखते हैं, जो चार्टर एक्ट आया। 20-20 साल पर एक एक चार्टर एक्ट आया, जो 1813 में पहला, फिर 1833 में और तीसरा 1853 में आया। 1813 में चार्टर एक्ट ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। अब जो ब्रिटिश को ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार मिला भारत के साथ व्यापार करने का, उसको समाप्त कर दिया गया। बस दो मामलों में रखा गया था, चीन के साथ कंपनी के एकाधिकार और भारत के साथ चाय के व्यापार को अभी रखा गया था। इसको अगले 1853 वाले में, 1833 वाले में समाप्त किया जाएगा। दो मामलों में रखा गया, बाकी सारे एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। कंपनी के शासन को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। यहाँ पे 20 वर्षों का और टाइम दिया गया। इस अधिनियम ने नैतिक और धार्मिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए भारत जाने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को अनुमति दी। जैसे ईसाई मशीनरी, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए वो बड़ा उत्सुक रहते थे, नए नए देशों में जाकर लोगों को ईसाई धर्म के प्रति जागरूक करते और ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने का प्रक्रिया चलाते थे। उनको छूट दी गई कि वो भारत जाकर लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करें और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ाएं। इसमें भारतीय शिक्षा साहित्य पर एक वर्ष का मतलब प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का खर्च का प्रावधान किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहली बार किसी ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शिक्षा के प्रति ध्यान दिया और लगभग प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का खर्च करने का प्रावधान किया गया। चार्टर 1833 के बारे में देखते हैं। एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। जो दो एकाधिकार को बचा के रखा गया था, उसे भी पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। इसके माध्यम से भारतीय प्रशासन, वित्त और केंद्रीकरण कर दिया गया तथा बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। 1833 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्ट है, यहीं से बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया
और इसे सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां प्रदान की गई। गवर्नर जनरल के पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। इसे सारी शक्तियां दी गई, जो नागरिक हितों और सैन्य शक्तियां जो होती हैं, सारी गवर्नर जनरल के हाथों में सौंप दी गई। इसमें पहले जो गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। भारत को पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। चौथा पॉइंट है, बंबई मद्रास के गवर्नर गवर्नर ने अपनी विधायी शक्तियों को खो दिया। उनकी सारी शक्तियां लेकर बंगाल के गवर्नर को दे दी गईं। भारत के गवर्नर जनरल के पास संपूर्ण ब्रिटिश भारत पर विधायी शक्तियां थीं। पांचवा पॉइंट है, भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए भारतीय विधि आयोग की स्थापना की गई। पहले विधि आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। यानी जो अपना आईपीसी सीआरपीसी था, इसको संहिताबद्ध करने के लिए, कानून में सुधार करने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया गया, और इन्होंने ही आईपीसी सीआरपीसी आदि जो एक्ट हैं, आदि कानून हैं, इसको बनाया और संहिताबद्ध किया। नेक्स्ट है, 20 साल बाद जो आया चार्टर एक्ट 1853 आया था। इस एक्ट के माध्यम से कार्यपालिका और विधायिका संबंधी शक्तियों का पृथक्करण किया। इसमें कार्यपालिका और विधायिका यानी कानून बनाने की शक्ति और कानून को लागू करने की शक्ति जो थी, दोनों को डिफ्रेंशिएट किया गया और अलग अलग किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भारत के गवर्नर जनरल के ऊपर कार्य करती थी, जिसके आदेश से गवर्नर जनरल को मानना पड़ता था, इसकी संख्या अब 18 कर दी गई। 6 लोगों को ब्रिटिश क्राउन द्वारा नामित किया जाता था। इसने सिविल सेवकों के चयन और भर्ती की एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत की। इस प्रकार अनुबंधित सिविल सेवा को भारतीयों के लिए खोल दिया गया। इसमें पहली बार सिविल सेवकों को भारतीयों के लिए खोला गया कि अब वो भी भर्ती होकर ब्यूरोक्रेट्स में भाग ले सकते हैं।